Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। टुडे नेपाल की राजनीति में एक पावर पॉलिटिकल शिफ्ट हो गया है। बालेंद्र शाह, जिसको जाना जाता है रॉकी भाई के नाम से, कुछ लोग उसको बालेंद्र शाह के नाम से भी जानते हैं। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा जिक्र किया था कि भारत के बगल में पॉलिटिकल शिफ्ट हो गया है। हो सकता है नेपाली भाई बहनों को पहली बार 5 बरस की सरकार मिल जाए, और यह उनके लिए गर्व की बात है, बड़े फक्र की बात है कि अगर ऐसा होता है तो वे अपने आप को प्रोग्रेस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और अपने राष्ट्र के लिए समृद्धि स्थापित कर पाएंगे। बालेंद्र शाह क्रांतिकारी टाइप के बंदे हैं, मैं सम्मान करूंगा, क्योंकि अब वो एक राष्ट्र के यानी नेपाल के, जो कि हमारा बिल्कुल पड़ोसी है और हमारे कल्चरल रिलेशन बहुत ज्यादा है उससे, इसलिए वो हमारे सम्माननीय भी हो जाते हैं। लेकिन साथ ही बात करूंगा उन्होंने जो भी खिलाफत भी करी होगी, दोनों पहलुओं पर अच्छे से बात करूंगा। बालेंद्र शाह दोस्तों, ये वो नाम है, 35 साल का एक नौजवान युवक। बहुत लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन घिस घिस के एक बंदा जो जेनजी मूवमेंट में सबसे बड़ा चेहरा बनता है नेपाल के अंदर सितंबर 2025 में। इसके क्रांतिकारी विचार भी आपको बताऊंगा, और उसके बाद वो बनने के लिए तैयार है नेपाल का पहला प्रधानमंत्री, सबसे यंग प्रधानमंत्री, जो 5 साल पूरे कर सकता है। नेपाल में कभी भी 5 साल की कोई गवर्नमेंट नहीं आई है। नेपाल की हिस्ट्री भी बहुत पेचीदा है, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का भी क्लू दूंगा, आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि माता सीता मिथिला यानी जनकपुर की रहने वाली थी, और दोस्तों वो नेपाल में आता है, यह आप ध्यान रखना। और इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई है, वो कंट्रोवर्सीज भी आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। एक लड़का जो भारत से पढ़कर जाता है, एमटेक करता है कर्नाटका के अंदर, और वो जाकर आज वो रैपर है, उसका शुरू से मन है सिंगिंग में, रैपिंग में, मतलब वो एक कलाकार है, और अचानक से एक राजनीति का विस्फोट उसके मन में होता है। वो कौन सी समय है? वो समय है जब वो भारत में अपनी मास्टर्स कर रहा था, एमटेक कर रहा था, ही इज अ सिविल इंजीनियर। और उसके दौरान नेपाल में कुछ ऐसी घटना होती है कि वो लिखता है अपने पोस्ट पर कि मैं वोट नहीं करूंगा। उसने लिखा यह बात कि मैं वोट नहीं करूंगा, और मैं आज से 5 साल बाद वोट करूंगा, और वो भी अपने लिए करूंगा। और यह बात उसने कमिटमेंट पूरा किया। लोग उसको रॉकी भाई के नाम से जानते हैं। उसने यह कमिटमेंट पूरा किया मेरे दोस्त। यह है बालेंद्र शाह, आंखों पर काला चश्मा और नेपाली टोपी लगाने के बहुत शौकीन है। ये नेपाल की अपनी परंपरा है, अपनी सोवरेनिटी है, उनका अपना संप्रभुता है, हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि नेपाल भारत से अलग नहीं है। नेपाल और भारत भाई भाई हैं। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, कल मैंने जब आपको बताया तो मैंने कहा नेपाल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भारत के लिए चीन के संबंधों को लेकर। आपको एक एक चीज का जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको वो स्टोरी बता देता हूं जिसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, मैं इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में बनाने वाला था, क्योंकि यह आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा। नेपाल की हिस्ट्री बहुत जबरदस्त है, मैं आपको बहुत तगड़ा बनाने वाला था, लेकिन मैं क्या करूं, अभी भी मेरे पे वक्त की कमी है दोस्तों। मुझे अभी 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में आपको यह बनाना है। देखिए जरा ध्यान से। आई डिड नॉट वोट टुडे, ये 2017 की बात है। एक लड़का लिखता है मैं वोट नहीं करूंगा। आई वॉज नॉट द कैंडिडेट, मैं कैंडिडेट नहीं हूं। आई डिड माई बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, आई एम ऑन हाफ वे ऑफ माई मास्टर्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। कहां से? कर्नाटका, विश्वेश्वरैया टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यहां देखिए, आई नो हाउ टू बिल्ड अ नेशन, मैं जानता हूं देश का निर्माण कैसे किया जाता है। यह जो शब्द है, यह नेपाली भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है। मैं दिल से कह रहा हूं, यह आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आई विल वोट नेक्स्ट टाइम एंड वोट माई सेल्फ, आई विल डेवलप माई नेशन, मलाई अरु कैसे को भर लागदेन, मैं अपने देश का निर्माण करूंगा। यह कौन कहते हैं? बालेंद्र शाह, एक नया लड़का, नौजवान खून। ध्यान रखना, 40% जनता नेपाल में 25 वर्ष के आसपास की है। यह भारत भी ऐसा ही है, 60% जनता यंग एज में है और 40% जनता नेपाल में 25 वर्ष के आसपास है। इसीलिए आपने जेनजी आंदोलन देखा था, दुनिया का निर्णायक आंदोलन वो रहा है मेरे भाई। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, यह भी बालेंद्र शाह का ही ट्वीट है, देख लीजिए आप। अमेरिका, इंडिया, चाइना, यूएमएल, कांग्रेस, आरएसपी, आरपीपी, ये सारी चीजों के लिए इन्होंने एक कमेंट किया है। यह मैंने आपको एक पृष्ठभूमि दी है कि मैं किस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं। आगे की चीज और मजेदार रहेगी, बहुत ध्यान से बस आप समझ लेना। अब मैं आपको दिखाता हूं आगे की चीज, अब आप ध्यान से समझिए। यह है नेपाल। जय हिंद, वंदे मातरम के साथ जोड़कर देखना मेरे दोस्त, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से देखना। यहां देखिए, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदाप गरीयसी,
यानी जो जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी ताकतवर, स्वर्ग से भी सुंदर और स्वर्ग से भी ज्यादा गरिमापूर्ण होती है। यह स्लोगन है। भारत सेम चीज मानता है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि आप आर्टिकल ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छा आर्टिकल ये लगने वाला, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा। एक मिनट देखिए भाई, यह है बालेंद्र शाह। यह वो व्यक्ति है मेरे दोस्त, यह है बालेंद्र शाह जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कहां? नेपाल के। उम्र कितनी है? 35 वर्ष। उम्र कितनी है? 35 वर्ष। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर। और पहली बार इनको चांस मिल रहा है कि ये 5 साल पूरे कर सकें और विकास कर। देखिए कैसे ये नेशनलिस्ट आदमी है। ये भारत की बहुत ज्यादा वो नहीं करता है, या ये चाइना की बहुत ज्यादा वो नहीं करता है, ये किसी देश की नहीं करता है। मैं आपको अभी हिस्ट्री में जब बताऊंगा तब आप अच्छे से पकड़ पाएंगे बात को। ये कहता है कि हम बीच के लोग नहीं हैं, हमारी अपनी एक संप्रभुता है। हम बीच में ना कि पिसना चाहते हैं बल्कि एक ब्रिज बनाना चाहते हैं दो महाशक्तियों के बीच। जो एशिया की दो महाशक्ति हैं, एक इंडिया और एक चाइना। वहीं एक राजा हुए थे नेपाल में, वे कहते थे कि नेपाल चाइना और इंडिया एशिया की दो शक्तियों के बीच में एक शकरकंदी की तरह है। यह उनका स्टेटमेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, आपको सबूत दिखाऊंगा मेरे दोस्त। देखिए नेपाल का मैप सबसे पहले देखेंगे एक बार। यह नेपाल का इलाका है और ये एक नदी है, इसके ऊपर काफी बार मतलब शारदा और घाघरा ये यहीं होके निकलती हैं। विवाद यहां पर भी है, विवाद यहां पर भी है, विवाद यहां पर भी है। ध्यान रखिएगा भारत क्या चाहता था। देखिए ये यूपी बिहार वाले इलाके हैं जो लगते हैं किससे? नेपाल से। तो भारत हमेशा क्या चाहता था? देखिए दोस्तों, यहां पर आलू, प्याज, तेल, मटर, टमाटर जो भी है सब कुछ भाईचारे से शेयर होता है। तो भारत पहले क्या चाहते थे? पहले चाहते थे कि नेपाल का जो स्टेट का डिवीजन हो वो इस तरह से हो, इस तरह से होना चाहिए जिससे भारत से जो यहां पर कनेक्टिविटी है, जो कल्चर है वो बना रहे, भाईचारा बना रहे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसको ऐसे करके डिवाइड करिए स्टेट्स में जिससे नेपाल एकदम इक्वल दिखे। लेकिन इससे क्या होता? यहां पर जो लोग रह रहे हैं वो डेमोग्राफी कम हो जाती, जो भारत के कल्चर के लोग हैं वो क्या होते? माइनॉरिटी में आ जाते। इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो अब ना तो ये ऐसे बटा, ना ये ऐसे बटा, ये बटा ऐसे, ऐसे दोस्तों, ऐसे यहां से। अब यहां पर एक जगह है जिसको कहते हैं मधेश। ये तराई का रीजन है मधेश, और उस मधेश से निकला है बालेंद्र शाह। असल में ये भारत के रहने वाले मैथिली इलाके के लोग हैं, भारत के मूल से ये मधेश में गए हैं और वहां अब ये नेपाली सिटीजन हैं। लेकिन बालेंद्र शाह का जन्म काठमांडू में होता है, ध्यान रखना, 27 अप्रैल 1990 में। और बालेंद्र शाह का रुचि नहीं थी इनकी राजनीति में, ये एक कलाकार थे, लेकिन राजनीति में रुचि आई अपने देश की स्थिति देखते हुए। और वो देश की स्थिति शुरू कहां से हुई ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मेरे दोस्त, यह है नेपाल। ढंग से देख लीजिए, यह हिमालयन है, यह कर्नाली रिवर है जो कि एक जन्मदात्री के रूप में काम करती है। और यह वो इलाका है जिसको हम तराई रीजन कहते हैं दोस्तों। यहां है मधेश, इसी मधेश से निकले हैं बालेंद्र शाह। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसके स्टेट देख लीजिए एक बार। यहां देखिए सुदूर पश्चिम कर्नाली, लुंबिनी, गंडकी, बागमती, कोसी, और यह क्या है? यह है मधेश जो भारत से लगा हुआ है। और यहीं से जन्म होता है किसका? बालेन। इनको प्यार से क्या बोलते हैं? बालेन शाह। पूरा नाम क्या है? बालेंद्र शाह। अर्ली इनहेबिटेंट्स, इनमें पहले लोग कहां से आए? लोग आए तिब्बत बर्मन से, यानी नॉर्थ ईस्ट से, और इंडो आर्यन आए साउथ से, यानी नीचे भारत से। तब निर्माण होता है नेपाल का। समझ गए? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा आगे। ये देखिए, ये है सबसे तगड़ा कनेक्ट जो आपको समझने की जरूरत है। यहां देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले नेपाल में बताया जाता है कि किरत पीरियड था 800 बीसीई से 300 सीई। समझ गए? ये किरत पीरियड से इसकी कहानी शुरू होती है। नेपाल के बारे में समझ के चलना। लेकिन इनके सबसे पहले जो पूजनीय हैं उनको क्या मत बताया जाता है? जिनका नाम बताया जाता है यालंबर। और यालंबर बर्बरीक हैं। बर्बरीक कौन है? खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। समझ गए? ये मैं हिस्ट्री आपके लिए इसलिए निकाल के लाया हूं कि आप कल्चरल कनेक्ट करें। बहुत कल्चरली कनेक्ट है, और इसी कल्चरल कनेक्ट की वजह से भारत और नेपाल में लड़ाई हुई थी। कुछ ही साल पहले भारत ने अखंड भारत का एक नक्शा जारी किया था जिसके अंदर नेपाल के बहुत सारे जो है भूमि आ रही थी। और उसी के ऊपर बालेंद्र शाह ने आवाज उठाई कि ऐसा कैसे हुआ? तो भारत ने कहा कि हमने कल्चरल मैप जारी किया है, हम आपकी संप्रभुता से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो नेपाल आज की राष्ट्र है
उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। यह कल्चरल मैप है कि भारत का कल्चर यहां तक रहा है, समुद्रगुप्त हो या अशोक हो या चंद्रगुप्त मौर्य हो। और उस बात से कंट्रोवर्सी बनी दोस्तों 2022 में बालेंद्र शाह अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके कहां आते हैं, मेयर का चुनाव लड़ते हैं काठमांडू में और मेयर बनता है पहली ही बार में यह व्यक्ति। यहां से राजनीति का वो भूचाल आता है जो हिलाकर रख देता है सितंबर 2025 में नेपाल को। यह देखिए, हमेशा इनको 3 तीरों के साथ दिखाया जाता है। कौन? बर्बरीक। शाक्य क्लैन भी यहां पर रहे हैं, बौद्ध भी यहां पर रहा है, इसका मतलब मौर्यन एम्पायर का भी इंफ्लुएंस यहां रहा है, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र, चाणक्य, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इस पर भी इसकी बातचीत लिखित है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में भी यह मिलता है, उसी टाइम पर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। मैं इसलिए यह बता रहा हूं आपको कि आप एटलीस्ट नेपाल को कनेक्ट कर सकें। यह देखिए, लिच्छवी प्रिंसेस, जानते हैं समुद्रगुप्त मौर्य। कभी हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसे पढ़ाऊंगा हिस्ट्री जैसे पिक्चर आपके सामने चल रही हो, मूवी चल रही हो। टेंशन मत लेना जब आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए आपसे कहता हूं कि जो कोर्स आ रहा है 15 तारीख को, उसको ज्वाइन कीजिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए बीपीएससी का, और अपने पैसे भी वापस लेते जाइए। पढ़ाई का यही तरीका है। अगर पैसा देंगे तो मोटिवेशन रहेगा, और अगर पास हो गए तो पैसा वापस, डबल खुशी। यहां देखिए, लिच्छवी पीरियड रहा है 400 से 750 सीई, दिख रहा है आपको। और यहां मल्ला पीरियड ने भी राज किया है 13वीं से 18वीं सेंचुरी तक। इसी को गोल्डन एज कहा जाता है नेपाल का, जब नेपाल 4 भागों में बांट दिया गया। ये 4 भाई थे और चारों ने 4 भागों में नेपाल को बांट लिया दोस्तों। 4 किंगडम, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया, सबने अपना अपना हिस्सा ले लिया, नेपाल 4 भागों में बट गया। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, देखना जरा। पृथ्वी नारायण शाह, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि नेपाल चाइना और इंडिया जैसी महाशक्तियों के बीच में शकरकंद है। देखिए आगे, यहां शाह का जो रूल रहा है वो रहा है 1723 से 1775 तक। ये गोरखा किंग थे जिन्होंने जो 4 भागों में नेपाल बटा था उसको यूनाइट कर दिया था मेरे भाई, एक बना दिया था। इसमें कौन थे? कुमाऊनी थे, गढ़वाली थे, सिक्किम का बहुत एरिया इन्होंने जीता था। ही वॉज अ गोरखा किंग, नारायण शाह। और इन्होंने ही नेपाल को क्या बोला है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए यहां देखिए, ये क्या है, इन्होंने बोला है कि ये इंडिया है, ये चाइना है और ये नेपाल है। ये एक शकरकंदी की तरह, जैसे सैंडविच नहीं होता, सैंडविच में हम बीच में डालते हैं ना टमाटर प्याज, ये इन्होंने ये बोला था कि ये सैंडविच की तरह है, जो बीच में टमाटर प्याज है। यही चीज बालेन शाह को अखर गई, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा हम सैंडविच नहीं है, हम ब्रिज बनना चाहते हैं कि 2 बड़ी महाशक्तियों को एक ब्रिज से जोड़ा जाता है। अगर ब्रिज टूटेगा तो महाशक्तियों का लेन देन खत्म हो जाएगा। बात में वजन है। और इसीलिए दोस्तों जो जैन जी है, क्योंकि ये नया लीडर है और नए लीडर को नए लोग पसंद करते हैं, भारत में भी इस समय नए लीडर की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 80 साल का माइंडसेट और 35 साल का माइंडसेट में क्लैश होना लाजमी है। आप घर में देख लीजिए ना, एक आदमी जो 22 साल का है, उसकी शादी हुई है, लेकिन माता पिता तो 60-70 साल के हो गए, तो जिस हिसाब से वो लोग घर में अब रह रहे हैं मॉडर्न टाइम के हिसाब से, वो पसंद नहीं आएगा। यही हकीकत है कि आपको कंटेम्परेरी होना पड़ेगा, यानी आपको नया लीडर की आवश्यकता पड़ेगी, यंग लीडर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको यंग जनरेशन समझेगी और उसका सपोर्ट करेगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है इसकी, कहां पर? नेपाल के अंदर पहली बार हुआ है ऐसा। पहले क्या हुआ था, तो कुछ पार्टियां मिल जाती थी, सरकार बना देती थी, 4 ये मिल गई, 2 ये मिल गई, बनके सरकार बना दी, 3 महीने में गिर गई। 1990 के दशक से अब तक 8 से ज्यादा प्रधानमंत्री बदल चुके, कभी सरकारें चली नहीं। और जब पूर्ण बहुमत में सरकार आई है तो कौन आया है? बालेन शाह। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं बालेन शाह क्या है। देखिए यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर 165 सीटों पर चुनाव होता है, जो प्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे हमारे यहां होता है लोकसभा का इलेक्शन, हम डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को वोट डालते हैं और वो चुन लेते हैं। जितने ज्यादा विधायक होंगे उसका ही, जितने ज्यादा एमपी होंगे वही क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री बन जाएगा उन्हीं की पार्टी का। सेम चीज ये है, 165 सीटों पर डायरेक्ट चुनाव होता है, जनता अपने कैंडिडेट को वोट करती है, सांसद बनते हैं। और 110 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष मतलब समझे, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे? जैसे मान लीजिए 110 सीटें, अब इसमें 50%, इसमें परसेंटेज ऑफ वोट देखा जाता है कि कितने लोगों ने कौन सी पार्टी को कितने परसेंट वोट दिया है। अब 50% वोट अगर मान लीजिए बालेन शाह की राष्ट्रीय पार्टी को आ गया, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को आ गया बालेन शाह की को, तो 50% वोट अगर इसका आ गया तो इसकी आधी सीटें कितनी हुई? 55 सीटें बालेंद्र शाह की पार्टी को दे दी जाएंगी। समझ गए? इस तरीके से अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और प्रत्यक्ष होता है 165 सीटों पर। तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, यानी फुल फ्लैज सरकार बनाई है और 2/3 की मेजोरिटी, जैसे बीजेपी ने सरकार बनाई थी वैसे ही 2/3 की मेजोरिटी से बालेंद्र शाह यहां सरकार बनाने जा रहे हैं, नया पीएम। देखिए एक चीज और बता देता हूं आपको, द कोर्ट मस्ट केयर।
1840 में राणा रूल आया और ये 1840 से 1951 तक चला, लगभग 100 साल से ज्यादा। पीएम बिकेम हेरिडेटरी रूलर, यानी राणा किसको कहते थे? जो राजा बनता था। और राजा जब बना तो राणा रूल कैसा था कि अगर मैं राजा हूं तो मेरा जो पुत्र होगा वही राजा होगा, सारी पावर उस पर शिफ्ट होगी, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। ऐसा रूल यहां पर आ गया था। किंग रिमेन्ड फिगर हेड्स, समझ गए? यानी वो फिगर हेड्स बन गए कि अब मेरा बेटा ही राजा होगा, यानी राजा का बेटा ही राजा होगा, जो हकदार है वो राजा नहीं होगा। ऐसा यहां पर आया था रूल, ये आप ध्यान रखना मेरे भाई। नेक्स्ट आइए, इंडो नेपाल की ट्रीटी होती है, फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 में। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, नो वीजा नो पासपोर्ट। जब ये ट्रीटी होती है तो कोई वीजा पासपोर्ट कुछ भी पूछताछ नहीं, आप जाइए, आप ये देश दोनों बराबर हैं, आप कुछ भी लीजिए, कुछ भी करिए, सब कुछ फ्री। यहां पर कोलैबोरेशन डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी, इसमें भी कोलैबोरेशन हो गया भारत के साथ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी में, कि कुछ भी जरूरत होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। यहां के आगे मैं आपको बताता हूं, एक रिवॉल्यूशन हुआ मेरे दोस्त 1951 में। नेपाली कांग्रेस इंडियन सपोर्ट किंग त्रिभुवन, यानी नेपाली कांग्रेस ने, इंडिया ने भी सपोर्ट किया, और जो त्रिभुवन जो राजा हुआ करता था, उन्होंने मिलकर राणा का रूल खत्म कर दिया कि ऐसा नहीं होगा कि जो राजा है वही राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म भी हो गई 1960 में ही। 10 साल के अंदर ही वो खत्म भी हो गई, ज्यादा दिन चली नहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये आप ध्यान रखना मेरे भाई। यहां देखिए, ये है फिगर। अब आप देखिए, ये आंदोलन होता है 1990 में, पीपल्स मूवमेंट, एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, जो राजा शासन था वो खत्म हो गया। एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, कि यही होगा यही होगा यही होगा, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राज होगा। राज भले ही राजा करे, लेकिन कौन होगा? संवैधानिक राज होगा। एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो गई कि मैं राजा हूं, मैं जो नियम बनाऊंगा वो होगा, नहीं, जो संविधान में नियम लिखा है मुझे वो लागू कराना है। समझ गए? ये आपके लिए मैं बताना चाहता हूं। अब थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे। यहां देखिए दोस्तों, ये भी एक मूवमेंट है, सिविल वॉर भी देखा है नेपाल ने 1996 से 2006 तक, लगभग 10 साल। रूलर्स वर्सेस जो माओइस्ट पार्टी थी, भारत में भी बहुत माओइस्ट थे, आपने देखा होगा, माओवाद को खत्म कर दिया लगभग हमने। अब यहां आर्म्ड इंसरेक्शन हुआ, यानी यहां हथियारों से लड़ाई हुई, बहुत खून खराबा हुआ बड़े पैमाने पर नेपाल के अंदर। ये नेपाल के लोग अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी हिस्ट्री बता रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। कोई चीज अगर मैं छोड़ दी है टाइम की वजह से तो मैं माफी चाहूंगा मेरे भाई, ठीक है? अगर कोई चीज मैंने कवर नहीं की है तो मैं माफी चाहूंगा। उसके बाद 2006 में डेमोक्रेसी मूवमेंट होता है और माओइस्ट पार्टी मेन स्ट्रीम सरकार को ज्वाइन कर लेती है कि अब हम भी राजनीति में आ गए, अब हम हथियारों से नहीं लड़ेंगे, अब हम चुनाव लड़ेंगे। करेक्ट है? देखिए, उसके बाद क्या होता है, नेपाल सेकुलर स्टेट बन जाता है। पहले क्या? हिंदू राष्ट्र। अब क्या बन जाता है? सेकुलर स्टेट। 2008 में बिकेम अ फेडरल रिपब्लिक बन जाता है। पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है और 2015-16 में नेपाल में ब्लॉकेड लग जाती है। आपने देखा होगा ये पीरियड कैसा था, केपी और शर्मा ओली वाला, या वो पहला वाला जो ठाकुर आया था उसका। इनके पीरियड में कभी स्टेबिलिटी नहीं आई, और यही कारण था कि नेपाली लोग अच्छे हैं लेकिन वे विकास नहीं कर पाए, उस हिसाब से स्ट्रेंथ नहीं पा पाए, क्योंकि उनकी जो डेमोक्रेसी थी, जो उनकी पॉलिटिकल विल थी, वो कमजोर थी, नेता ठीक नहीं मिले उनको। हो सकता है बालेन शाह कुछ चेंज कर दें इसमें, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। अब मैं आपको बताता हूं भारत से संबंधित चीजें। अब नेपाल, जैसे ही बालेन शाह मेयर बनते हैं तो भारत ने जो अखंड भारत का मैप जारी किया था, वैसे ही दोस्तों नेपाल में मेयर बनते ही बालेन शाह क्या करते हैं, वे ग्रेटर नेपाल का मैप अपने पीछे लगा लेते हैं और कहते हैं यह नेपाल है। यहां कंट्रोवर्सी इरप्ट होती है। अभी तक देखिए, हम चाहते हैं कि नेपाल के साथ भारत के संबंध अच्छे रहें, वो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को एक्सेप्ट करें, और उसके चलते हुए हम कल्चरल रिलेशन बहुत मजबूत रखें, भाईचारा बहुत मजबूत रखें, दोनों देश साथ में तरक्की करें, क्योंकि ना तो नेपाल में रेडिकल लोग हैं ना भारत में रेडिकल लोग हैं, तो जो लोग, दो लोग एक जैसे मिलते हैं तो तरक्की करते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहां देखिए डिस्प्यूटेड काला पानी का रीजन है, यहीं पर वो लिपू लेक पास है, लिपू लेक पास पर भी यहां दिक्कत है भारत के साथ। ये कुछ रीजन है। यहां चाइना का एक प्रोजेक्ट बन रहा था दोस्तों, मोजा, उसको बालेन शाह ने नकार दिया है कि यह नहीं बनेगा। यहां दरअसल एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा था, कंपनी बन रही थी, और यह प्रोजेक्ट किसके अंदर आ रहा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, जो चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कहां होके जा रहा है, POK में होके जा रहा है, CPEC वाला कॉरिडोर। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मना कर दिया, उसने कहा है हमको यह नहीं चाहिए, इसको बंद करवा दिया बालेन शाह ने। वो कह रहा है कि हम अपने देश को अपनी तरह से चलाएंगे, हम दोनों से बराबर रिश्ते रखेंगे, हम किसी के कठपुतली नहीं बनेंगे, लेकिन हम ब्रिज का काम करेंगे कि अगर आपको कोई सामान इधर पहुंचाना है तो हमारी सहायता लेनी होगी, अगर आपको कोई सामान इधर लाना है तो हमारी सहायता लेनी होगी, वी विल वर्क
एज अ ब्रिज बिटवीन द टू एशियन पावर्स दैट इज इंडिया एंड चाइना। ये बालेन शाह के शब्द हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना मत जरूर लिखना कि आपको क्या लगता है। देखिए दोस्तों, ये 25 में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद करप्शन, नेपोटिज्म, सोशल मीडिया बैन, सबसे ज्यादा इसी पर बोलते हैं बालेन शाह। किस पर? एक तो करप्शन और भ्रष्टाचार किया केपी शर्मा ओली ने, और इसी वजह से आपने देखा होगा जिसको सिंहगढ़ कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस होता है, जनता सितंबर 2025 में वहां चढ़ गई और उसको आग लगा दी, और कई नेताओं को तो आपको देखा होगा पीटा भी था। समझ गए? तो जेनजी में एक जो जोश है, वो जोश का पूरा सपोर्ट मिला है किसको? बालेंद्र शाह को, नेपाल के अंदर मेरे भाई। ये देखिए, ये वो जेनजी प्रोटेस्ट की तस्वीर है और ये बहुत फेमस हुई थी ये तस्वीर, ये आपने देखी होगी। ये एक लेडी थी जिसका नाम है सुशीला कार्की, जो इंटरिम पीएम बनती है दोस्तों जेनजी प्रोटेस्ट के बाद, और इसने वादा किया था, देखिए नेपाल के लोग इस मामले में अच्छे हैं, इसने वादा किया था कि 6 महीने के अंदर मैं इलेक्शन करा दूंगी, और 6 महीने के अंदर इसने इलेक्शन करा दिया और बालेंद्र शाह एक तरफा जीते हैं। 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा दिया। ये बांग्लादेश की तरह नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहां देखिए मेरे भाई, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यह है बालेंद्र शाह, जन्म 1990, मैथिली मधेशी फैमिली, यानी भारत से ही माइग्रेट हुए हैं, इंजीनियर हैं, रैपर हैं, गाना गाते हैं, और इसके रैप सॉन्ग में हमेशा करप्शन के खिलाफ, सोशल मीडिया ये जो आउटरीच होती है इसके खिलाफ, और ये जो पॉलिटिकल नेपोटिज्म है कि मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, इसके खिलाफ बहुत सारे शब्द रहते हैं, इसलिए लोग पसंद करते हैं। जेनजी मूवमेंट में इनके गाने ट्रेंडिंग पर थे नेपाल के अंदर। यहां देखिए, बुद्धिस्ट एंड अंबेडकराइट। सबसे अच्छी बात क्या है कि अंबेडकर साहब का क्या है, इस पर दोस्तों इन्फ्लुएंस है। वो मानता है कि चीजें संविधान से चलनी चाहिए, यह भारत के लिए फायदे की चीज है। और दूसरी फायदे की चीज क्या है कि बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट हिंदू फैमिली में पैदा हुए लेकिन क्या बन गए? बुद्धिस्ट बन गए हैं। तो ये बीच का रास्ता अपनाएंगे, इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि हम ये मार्ग अपनाएंगे कि हम ब्रिज का काम करेंगे दो बड़े महाशक्तियों के बीच में। आप ध्यान रखिएगा, मेयर ऑफ काठमांडू 2022 से 26, और फिर 2026 में इन्होंने क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दिया। क्यों? क्योंकि ये सांसद का चुनाव लड़ सके, और सांसद का चुनाव लड़के ये क्या कर सकें? ये प्रधानमंत्री बन सकें या राजनीति में सक्रिय हो सकें। यहां देखिए, इरेडेंटिज्म, ग्रेटर नेपाल वर्सेस अखंड भारत क्लेम्स इंडियन बांग्लादेश टेरिटरी। इरेडेंटिज्म क्या होता है? इरेडेंटिज्म होता है कि अगर हमारी, जैसे हमारा पीओके ले लिया है किसने? पाकिस्तान ने, तो इरेडेंटिज्म होता है अपनी खोई हुई जमीन को वापस लेने का जुनून। तो इनके अंदर इरेडेंटिज्म है। ये कहते हैं कि जो इलाके हमारे हैं, जो ग्रेटर नेपाल के इलाके हैं, उनको हम वापस लेंगे, ये इनका कहना है। और इसीलिए मैंने वो सारे ट्वीट आपको दिखाए थे। ये ट्वीट ये सिद्ध करते हैं, अब ये भविष्य बताएगा, मैं तो अभी नहीं बता सकता हूं क्योंकि राजनीति आगे बताएगी, कि बालेंद्र शाह इंडिया और चाइना इसके बीच में कैसे काम करेंगे। बालेंद्र शाह क्या दोनों से फ्रंट होकर पॉलिटिकल केओस जनरेट कर देंगे, या बालेंद्र शाह चाइना की तरफ झुकेंगे तो इंडिया को इग्नोर कर देंगे, या बालेंद्र शाह इंडिया के साथ मिलकर सनातन को आगे बढ़ाएंगे, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, और अपने राष्ट्र को, संप्रभु राष्ट्र को और मजबूत बनाकर खड़ा कर देंगे, जिससे अमेरिका जैसा दलाल बीच में आकर यहां इंसर्जेंसी ना करवा पाए। क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल खबर ऐसी भी आ रही है कि इस इलेक्शन पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस की खबर आ रही है, लेकिन इसको नकार रही है नेपाल की जनता कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा नया प्रधानमंत्री बन रहा है, हम उसका सपोर्ट करेंगे, भारत हमारा मित्र राष्ट्र है और हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अभी तक यह पॉजिटिविटी है। आगे क्या होता है सारा डेवलपमेंट आपके सामने लेकर आऊंगा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, भारत को मजबूत रखिए, नेपाल के साथ खड़े रहिए, जिससे नेपाल और भारत एक मजबूत पक्ष बनकर आगे बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए महेशन आईएएस को और जुड़े रहिए। फिर मिलता हूं। गॉड ब्लेस यू।